दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ लिए 12-13 दिन ही हुए हैं, लेकिन उनके शपथ लेने के बाद से ही या यूँ कहें कि शपथ लेते वक्त से ही देश में जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, घोटाले सामने आने शुरू हुए हैं, उसको लेकर देश में काफ़ी हलचल मची हुई है। इन घटनाओं, घोटालों को लेकर देश के जाने माने पत्रकार संजय शर्मा और अभय दुबे ने एक सटीक विश्लेषण किया है। तो चलिए सुनते हैं संजय शर्मा और अभय दुबे को। नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अभय जी, कभी आपने आपने तो तमाम चुनाव कवर किए, तमाम सरकारें बनती हुई देखी हैं। कभी आपको याद आ रहा है कोई ऐसी सरकार बनी हो 10 दिन के अंदर उसकी फजीयत हो गई हो एक के बाद एक? इधर शपथ ग्रहण चल रहा था, उधर आतंकियों ने तीर बस यात्रियों की बस पर हमला कर दिया। उसके बाद लगातार 2 दिन जम्मू में फिर आतंकी हमले हुए, फिर परीक्षा में गड़बड़ हो गई, फिर दोबारा यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो गई। लाखों लोग लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मणिपुर को मत भूलिए, मणिपुर को मत मणिपुर में भूलिए। लोकसभा चुनाव में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जम के पराजय हुई और उसके बाद मणिपुर के अंदर तुरंत मणिपुर फिर से धूलू करके चलने लगा। और फिर से मोहन वहां भागवत ने बयान दे भारतीय दिया जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने ये कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये कोई हमारी आपकी शिकायत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की शिकायत है कि केंद्र सरकार मणिपुर की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है, जो जरूरत है वो कर नहीं रही है। उसके बाद मोहन भागवत ने भी कह दिया। उसके बाद आप रेल दुर्घटना को भी मत भूलिए। रेल दुर्घटना हो गई, तो ये नहीं, देखिए धीरे-धीरे करके जो असलियत है निकल के सामने आती है। जैसे ही सरकार का गठन हुआ, 15 दिन के अंदर-अंदर ये सरकार गवर्नेंस के डेफिसिट का शिकार हो गई। देश इस सरकार के 3 बड़े मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री, अगर और कोई ढंग का प्रधानमंत्री होता, ऐसा प्रधानमंत्री होता जिसको शासन चलाने में दिलचस्पी होती, वो उस प्रधानमंत्री ने इन तीनों मंत्रियों की क्लास ले ली होती और उनमें से एक आध को बर्खास्त भी कर दिया होता। भाई अमित शाह से कश्मीर और मणिपुर दोनों नहीं समझ रहा है। अमित शाह गृह मंत्री किस लिए है? किस लिए गृह मंत्री है? अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल सुरक्षा देने में नाकाम है, वो किस लिए रेल मंत्री है? किस बात के विशेषज्ञ हैं वो? टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ हैं, क्या है पता नहीं क्या है वो। उनकी बड़ी तारीफें होती हैं, लेकिन वो तारीफों का मतलब क्या है? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री किस बात के हैं? उनके बयानों में अंतर्विरोध है। कभी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कहते हैं हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो प्रधानमंत्री जिन्हें इनकी क्लास लेनी चाहिए, इनको डांटना डपटना चाहिए, इनके साथ बैठ के रिव्यू करना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं? वो बनारस में जाके बाबा विश्वनाथ की पूजा कर रहे हैं, आरती में लगे हुए हैं, काल भैरव में है, वो श्रीनगर में जाकर योगासन लगा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं सब कुछ। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बताती है कि ये सरकार अपने उद्घाटन के क्षण से ही, इनॉग्रल मूवमेंट था इस सरकार का, इनॉग्रल मूवमेंट से ही ये सरकार गवर्नेंस डेफिसिट की शिकार है। और यही चीज है जो इस सरकार को पिछली बार भी नीचे ले गई, इसके ग्राफ को, और भी नीचे ले जाएगी ग्राफ को। इससे सरकार की छवि ठीक, भाई इन चीजों से सरकार की छवि बेहतर कैसे हो सकती है? अगर कश्मीर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, अगर रेलों की दुर्घटनाएं हो रही हैं, अगर परीक्षाओं के पर्चे जो है वो लीक हो रहे हैं। एक बड़ा चुटका चल रहा है, पहले इस देश में गैस लीक होती थी, आजकल इस देश में पर्चे लीक होते हैं। सही बात है। आपकी सोचिए, गैस लीक से पर्चे लीक तक आ गया है मामला। तो सरकार की बदनामी लगातार हो रही है। मोदी जी लगातार अपने सेल्फी ले रहे हैं योग करने वालों के साथ में। वो जो है, मैं इंदौर आया हुआ था, प्रेस क्लब का फंक्शन था। आपको मोदी का योग संदेश मोदी मीडिया लगातार दिखा रहा है मोदी का योग संदेश। वो जो है, आप तो ये सब चीजें नहीं मानते हैं जो धार्मिक होती हैं, ज्योतिष होती है, लेकिन बड़ी मजेदार बताऊं आपको। मैं इंदौर आया था, प्रेस क्लब का फंक्शन था,
यहाँ पे तमाम पत्रकार मुझसे कह रहे हैं भाई आपके जो जोशी हैं राजीव राणा उन्होंने कहा था बड़े अशुभकाल में ये शपथ बिल्कुल सही नहीं होगा और वाकई में ये अशुभकाल हो रहा है एक के बाद एक। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि 11-12 दिनों में इतनी घटनाएं हो गई देश में, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन एक दिन घटना हो। अच्छा अभय जी, ये जो लाखों बच्चे सड़कों पे हैं सरकार बहुत बुरी, संजय जी सरकार बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। अच्छा, मोदी जी को ऊंची ऊंची बात करने की आदत है, बड़ी बड़ी बात करने की आदत है। नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन में वो क्या है, इस देश को ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाना है। आप परीक्षाएं तो करवा नहीं पा रहे। आपकी जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो पुलिस कांस्टेबलों की परीक्षा नहीं करवा पाती है। मध्य प्रदेश की सरकार पटवारियों की परीक्षा नहीं करवा पाती है। व्यापम घोटाले को आप, व्यापम का नाम बदल दिया है लोगों ने डर के मारे। व्यापम घोटाले में जाने कितनी तो हत्याएं हुई हैं उस घोटाले को दबाने के लिए। अभी अभी हमारे एक पत्रकार मित्र ने उस हत्याओं की संख्या बताई थी, बहुत आश्चर्य संख्या थी, मैं संख्या भूल गया, दोबारा पूछ के आपको कंफर्म करके बताऊंगा संख्या क्या है। मतलब उस घोटाले के सबूत न मिल पाए इसलिए लोगों की हत्याएं की गई हैं व्यापम घोटाले में। अब उसका नाम तक बदल दिया गया। ये सब चीजें शिक्षा से जुड़ी हुई है। भारत में शिक्षा जो है वो बहुत बड़ा स्कैंडल है। कल मैंने 4 PM के मंच पर कुछ बातें इस बारे में कही थी, मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं, बहुत बड़ा स्कैंडल है। शिक्षा का एक अंडरग्राउंड मार्केट है। अब आप कहेंगे अंडरग्राउंड मार्केट क्या चीज है? देखिए, जो नकल माफिया क्या है, वो अंडरग्राउंड मार्केट का हिस्सा है। एक पीएचडी माफिया है, जिसके अंदर बड़े पैमाने पर दूसरे लोग पीएचडी लिखते हैं और पीएचडी डिग्री किसी और को मिलती है। एक टीचर माफिया है, जिसके तहत जिस टीचर की नियुक्ति है वो नहीं पढ़ाता है, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पढ़ा रहा है, वो उसको अपनी तनख्वाह में से हिस्सा दे देता है, थोड़ा हिस्सा उसमें प्रिंसिपल के पास चला जाता है। सबकी मिली भगत से ये काम चल रहा है। अभी से नहीं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, सब जगह ये काम चल रहा है, हर जगह काम चल रहा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त शिक्षा की इस देश में क्या स्थिति है। और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारत को ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाना है। अच्छा, वो तो विकास का भी दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़े काबिल अफसर थे अवनीश अवस्थी, योगी जी के नाक का बाल थे, उन्हें साहब दिया गया यूपीडा का काम। तो पहले नवनीत सहगल देखा करते थे कि भाई तुम हाईवे ब्रिज बनाने हैं, तुम्हें हाईवे बनाना है, ब्रिज सॉरी वो एक्सप्रेस वे बनाना है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके आए और 2 महीने में एक्सप्रेस वे बैठ गया, जगह जगह से टूट गया। फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके आए, 1 महीने के अंदर कई जगह से टूट गया। कारण है कि डबल इंजन की सरकार में अवस्थी जी के ऊपर आरोप है, उन्होंने करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के भ्रष्टाचार कर डाले, लंबी महिमाएं उनके ऊपर। आज महाराष्ट्र में भी एक एक्सप्रेसवे का फोटो कांग्रेस वायरल कर रही है कि प्रधानमंत्री की 16 या 18,000 करोड़ का अटल योजना, अटल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके आए और उनमें दरारें कांग्रेस से ट्वीट किया है। तो ये एक्सप्रेस में बन रहे हैं, बनने की 4 महीने भी नहीं बन रहे हैं, टूट जा रहे हैं। तो ये कौन सी विकास की गाथाएं लिखते हैं अभय जी? इनको क्यों नजर नहीं आता भ्रष्टाचार? भाई आखिरकार इनको वोट क्यों नहीं मिले? देखिए, जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इनको अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन जगहों को आप अपवाद के स्वरूप रखें तो बाकी ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र में आता था, वो वहां पर भाजपा को मार न लगी हो। हर जगह मार लगी है। क्यों लगी है? उड़ीसा तो पहले तो प्रभाव क्षेत्र नहीं था, उड़ीसा नया प्रभाव क्षेत्र बना। नया प्रभाव क्षेत्र, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उड़ीसा, आंध्र वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाजपा का जो अपना प्रभाव क्षेत्र था, जिसमें जीत के पिछली बार भाजपा ने बहुमत प्राप्त किया था, बहुमत क्यों नहीं प्राप्त कर पाई? 77 सीटें इस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी हार गई। जो सीटें भारतीय जनता जीती ही है, वहां भी इनके अंतर बहुत कम हो गए, मुश्किल से जीत पाई, वहां भी वोट परसेंटेज काफी गिर गया। अब लखनऊ में उन्होंने करीब 55,000 वोटों से सीट जीती है। बनारस में हम जानते ही हैं कि 1.5 लाख को प्रधानमंत्री का अंतर आ गया है, उनके वोट में करीब 12% की कमी आ गई है और अजय राय का वोट 20% से ज्यादा बढ़ गया है। तो आज मैंने भाजपा के एक मित्र से आपने पूछा कि भाई बनारस का रिव्यू क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा उस वहां खुफिया रिव्यू होगा, बड़ा गहन रिव्यू होगा लेकिन खुफिया रिव्यू होगा। वहाँ इतना फ्रॉड हुआ है ना वहाँ पे बनारस के नाम पर भी खुफिया रिव्यू होगा। अच्छा, योगी की समझ से बड़े खुश हैं, वो तो कह रहे हैं कि टिकट हमसे पूछ थोड़ी ना बांटे, तो योगी जी की काय की जिम्मेदारी। लेकिन जो समीक्षा बैठक हो रही है
उसमें सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, सिद्धार्थनगर का वीडियो वायरल हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चप्पल उतार-उतार के मार रहे हैं। लखनऊ का रिव्यू हुआ तो विधायक जो है नीरज वोरा, उन्होंने कहा मीटिंग में कि मैं गया तो इंस्पेक्टर ने मुझसे बदसलूकी करी। मैंने कहा मैं विधायक हूँ। इंस्पेक्टर कह रहा नेम प्लेट पढ़ लो, जो उखाड़ उखाड़ देना। पूरे उत्तर प्रदेश में विधायकों की, मंत्रियों की वो गद बनी है, कार्यकर्ताओं की वो गद बनी है। अब लोग इसका दुखी हो रहे हैं, नौकरशाही इतनी हावी है। अब ये अगर ये तस्वीर होंगी तो रिव्यू किस चीज का होगा, कैसे करेंगे? चुनाव किसको लड़ना है, टिकट किसको लड़ना है, ये मोदी जी तय कर देंगे, पूछेंगे नहीं किसी को। फिर ऐसे क्या बीजेपी अब ऐसी चलती रहेगी? देखिए अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ सरकार बनाए हुए। भाई 9 तारीख को इन्होंने शपथ ली थी। हाँ, अभी 9 जुलाई बहुत दूर है। 9 जुलाई में कितने दिन है? बहुत आज से 20 तारीख है। 9 जुलाई में 18-19 दिन है अभी बाकी। आप इसका अंदाज लगाइए कि इसकी सरकार कितनी घटनाप्रद होने वाली है। ऐसी जगहमारी नहीं, अभी देखिए अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, राजस्थान में जांच पड़ताल होगी, वहाँ अलग किस्म के हंगामे होंगे। सब जगह बहुत समस्या है। अब झारखंड में शुरू हो गया है। सीता सोरेन ने जो आरोप लगाया है, सीता सोरेन ने कहा कि मेरे साथ गद्दारी हुई है। उसको चुनाव बीजेपी वालों ने हरवा दिया। अच्छा, देखिए गद्दारी तो बीजेपी भी अब 2-3 तरह की है। एक वो बीजेपी है जो आरएसएस के वफादार है। एक वो बीजेपी है दल बदलुओं की बीजेपी है। वो आरएसएस वालों से या वो और दूसरों से कोई संबंध नहीं रखती। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं से कोई संबंध नहीं रखती। एक तीसरी बीजेपी वो है जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं तमाम। फिर अलग-अलग जातियों की अपनी-अपनी बीजेपी है। बीजेपी बहुत हिस्सों में बढ़ गई है। उसके बादशाह मोदी जी हैं। वो लगातार वो योगासन कर रहे हैं, बाबा विश्वनाथ की पूजा कर रहे हैं। वो अपना काम जारी रखते हैं। तो तरह-तरह की ड्रेसेस बदल के, तरह-तरह की पोशाकें बदल के फोटो अपॉर्चुनिटीज में लगे हुए हैं, फोटो ऑप्स में लगे हुए हैं। अच्छा, अभी जी क्या लग रहा है, स्पीकर को लेके कुछ खेल होगा या आराम से स्पीकर का भी हो जाएगा शायद? नहीं, स्पीकर का निर्वाचन, स्पीकर तो बन जाएगा, लेकिन स्पीकर बनने में भी बहुत सारे पेच हैं, बहुत सारे। जैसे कि डिप्टी स्पीकर का पद किसको दिया जाएगा? एक ये भी खबर सुनने में आ रही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने के लिए राजी हो जाए। एक ये भी है कि भाई विपक्ष को नहीं देगी, एनडीए के किसी घटक को दे दिया जाएगा, वो माना जाएगा गैर भाजपा पार्टी को दिया है। दूसरा ये भी हो सकता है। अब देखिए क्या होता है। टीडीपी को दे सकते हैं लोग। भाई अगर टीडीपी को आपने दे दिया तो ये एनडीए सरकारी आदमी को ही दिया ना। अगर जो एक स्वस्थ परंपरा है उसके हिसाब से तो कांग्रेस को मिलना चाहिए विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद। अच्छा, ये नहीं लग रहा आपको कि चुनाव के बाद में जोश में बीजेपी को आना चाहिए, सरकार बन गई, लेकिन जोश करंट कांग्रेस में ज्यादा पैदा हो रहा है? अभी ये उतने ज्यादा तो उत्साह के साथ पहले दिन से ही है। भारतीय, आप याद कीजिए जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में स्वागत समारोह आयोजित किया गया और मोदी जी उसमें यूं करते हुए पहुंचे वहां पर, हैं? तो मोदी जी का चेहरा देखिए, कैसा चेहरा था? उतरा हुआ था, मतलब इतनी ज्यादा खिंचाया हुआ, और मैंने उनको कभी भी नहीं देखा। आंखों में आंसू तक थे। बहुत बुरी हालत में थे। देखिए मानसिक रूप से ये सब किसी तरह अपने आप को ढाढ़स बना रही। उसके बाद संघ ने जोर जोर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम हार गए हो, तुम हार गए हो, तुम हार गए हो। तो चारों तरफ से इनके कान में वही आवाज पड़ने लगी जो ये सुनना नहीं चाहते। संघ ने तो जले पे नमक छिड़क दिया, बिल्कुल बिल्कुल, बता हाथ जला के भी नमक छिड़का है संघ ने। ठीक है, उम्मीद थी हमें जी कि संघ ऐसा कभी कर सकता है इनके साथ में। भाई मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ, संघ भी जिस तरह अन्य लोग इस सरकार से उत्पीड़ित महसूस करते थे, संघ भी इस सरकार से उत्पीड़ित महसूस करता था। ऐसा कोई तो सवाल नहीं जिसमें इसका जो उत्पीड़न, हाँ, इसका जो उत्पीड़न हुआ है पिछले 10 साल में, अब संघ भी तो उसके बदले लेगा। तो वो वाली लाइन याद है, कानपुर में लड्डू का है ठग लड्डू, उसमें कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमें ठगा नहीं, तो ऐसा कोई संगठन नहीं जिसको नेता मोदी जी ने छोड़ा नहीं। लेकिन क्या मोदी अब चूंकि उम्र भी ढल रही है, इतनी परेशानियां सामने हैं, आपस में खींचतान है, तो वो जो आवामंडल था मोदी जी का, जो आंखें पहले डरते थे, तो गडकरी डर जाते थे, जो राजनाथ सिंह डर जाते थे, अब लोग उस फोटो को वायरल कर रहे हैं कि जिसमें एनडीए में चुने गए सब ताली बजा रहे हैं, सब खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, गडकरी बैठे रहे, गडकरी ने ताली भी नहीं बजाई, ये आए तो गडकरी ने नमस्ते भी नहीं करी, गडकरी ने हाथ भी नहीं जोड़े। तो वो जो पहले वाला ग्लैमर था, पहले वाला रुतबा था, जो रॉब था, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, वो सबकी अब क्या हवा निकल जाएगी? देखिए अब आप इससे देखिए राजनाथ सिंह जी की अचानक इस सरकार में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई।
क्योंकि दरअसल राजनाथ सिंह ही हैं जो एनडीए के अन्य घटक दल हैं उनके साथ में समन्वय का काम करते हुए दिख रहे हैं। जितनी भी सरकार गठित करने के लिए जितनी भी बैठकें हुई हैं सब राजनाथ सिंह जी के निवास स्थान पर हुई। इससे पहले 10 साल में तो वो अपने मंत्रालय का काम करते थे, पहले गृह मंत्रालय का, उसके बाद रक्षा मंत्रालय का। लेकिन आप देखिए ना कि इसके बाद राजनाथ सिंह जी का महत्व कितना बढ़ गया है। अब देखा जाए तो इस समन्वय के लिए उनका जो एक लचीला और सौम्य व्यक्तित्व है, जो कि गठजोड़ राजनीति के बिल्कुल उपयुक्त है राजनाथ सिंह जी का व्यक्तित्व, वो मोदी जी कितना निर्भर होना पड़ता है। अमित शाह का इसमें कोई भूमिका नहीं है इसके अंदर। क्या सोचा होगा मोदी जी ने कभी राजनाथ सिंह से ये कहना पड़ा भाई तुम ये मैनेज कर लो, वरना वो तो राजनाथ सिंह को लुटाने में लगे रहते थे। नहीं, वो तो अगर देखिए 300 सीटें आ जाती, 272 प्लस सीटें आ जाती, तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था ये गडकरी और राजनाथ सिंह को निकाल देते और उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल देते और संघ परिवार को फिर से ढक्कन मारा देते। फिर से ये लोग कोने में पड़े रहते, कलपते रहते, ना कुछ बोल पाते और ना कुछ कर पाते। अबे जी आखिरी सवाल, अगर ऐसी स्थिति चलती रही, अगर ऐसे ही कुछ ना कोई हंगामे होते रहे, ऐसी परीक्षा लीक या कोई और बड़े हादसे होते रहे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक जो शायद अभी तक हुई भी नहीं है, उस बैठक में हंगामा हो सकता है, मोदी जी के लिए खुल के मुंह पे कोई विरोध कर सकता है? मोदी संसदीय दल की बैठक ही नहीं करेंगे। देखिए, आप देखिए संसदीय की बैठक नहीं होगी, बैठक तब होगी जबकि लोग आगे जाकर मांग करने लगेंगे। उसका बाकायदा प्रतिवेदन लिखित रूप से दे दिया जाएगा, संसदीय दल की कम से कम एक बैठक तो बुलाई जाए। एनडीए की कोई बैठक नहीं करते थे मोदी जी, देखिए पूरे 10 साल उन्होंने एनडीए की कोई बैठक नहीं की। अब पहली बैठक एनडीए हाँ, अब तो एनडीए की रोज बैठकें होती हैं। कभी कहीं औपचारिक हो रही है, कहीं अनौपचारिक हो रही है बैठकें। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक करने से ये लोग जितना हो सकेगा उतना परहेज करेंगे। और इसी तरीके से अगर संकट दर संकट आते गए तो मोदी को बार-बार अपने मंत्रिमंडल में भी परिवर्तन करना पड़ सकता है। ये तो दिखाना पड़ेगा हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जब मंत्रिमंडल बार-बार परिवर्तन होंगे तो नए अंतर्विरोध पैदा होंगे, नए विरोधाभास पैदा होंगे, नए-नए टकराव पैदा होंगे, विभिन्न लॉबियों के ऊपर जो है वो चोट लगेगी, नए संघर्ष पैदा होंगे जिनकी अभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते और ये सरकार अपनी ही बनाई हुई गुत्थियों में फँसती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है और ये लग रहा है कि अब राजनीति में और उतार चढ़ाव आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी आपसे इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।